हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम फाइनल रिवीजन करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 50 MCQ क्वेश्चन है आज के क्लास में। और ये जो क्लास है वो फाइनल रिवीजन है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कल ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है और हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर रिविजन होने वाला है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग रिविजन करेंगे बहुत ही कम समय में। इसके बाद केमिस्ट्री का भी करेंगे और फिजिक्स का कर चुके हैं कल ही। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित पीत रस जो होता है वह बनाता है। अग्नाशय से अग्नाशिक रस बनाता है। अमाशय का जो जठर रस बनाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो जो अमाशय का जो जठर रस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक के अंदर, ये स्टमक के अंदर HCl होता है और ये एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। लेकिन पूछा है कि अमाशय से आने वाला जो अम्लीय भोजन होता है, तो अमाशय से तो आता है वो अम्लीय भोजन होता है, लेकिन उसको क्षारीय कहाँ पे बनता है? तो अमाशय के बाद वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ से यकृत से स्रावित एक पीत रस होता है। यकृत से स्रावित जो पीत रस होता है इसको क्षारीय बनाने में हेल्प करता है। जो पीत रस होता है इसको क्षारीय बनाने में हेल्प करता है। और पीत रस का अगर जो अप्रॉक्सीमेटली हम pH का बात करते हैं तो 7.7 टू लगभग 8.6 के बीच में यहाँ पे इसका pH होता है, जो कि अग्नाशय द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं उसका क्रिया करने के लिए उसके अनुकूल माध्यम प्राप्त करता है, प्रदान करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, यानी कि लीवर है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यहाँ पे अगर आपको अग्नाशय बोलता तो अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है वो इनामेल कहलाता है। इनामेल कहलाता है और मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है मानव शरीर का, तो इनामेल हो जाएगा, जो सबसे कठोर होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और इनामेल के ठीक नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है, जो दांत का मुख्य भाग बनाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो जो मानव का आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6 से 7 मीटर इसका लेंथ लगभग होता है। और फुट में बात करते हैं तो लगभग 20 फुट होता है, लगभग 20 फीट होता है। एंड भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट इसका भी होता है। एक होता है ड्यूडेनम, इसके नीचे आता है जेजुनम और इसके नीचे आता है इलियम। इसका भी 3 पार्ट होता है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों के अंदर जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर C, स्टार्च के रूप में जमा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधा अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और इसको जो है वो स्टोर करके किस में रखता है? तो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर जंतुओं में बात करते हैं, मनुष्यों में बात करते हैं, तो स्टोर किस रूप में भोजन होता है? एनर्जी होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में मनुष्यों में या फिर एनिमल जंतुओं में होता है। इसके अलावा और कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में होता है एंड मसल्स में भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अभी हम आपको बताया कि पीत रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। पीत रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। पीत रस जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, जिसको हिंदी में पित्ताशय भी बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर यह स्टोर होता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। और स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यकृत का अगर वेट की बात करते हैं तो यकृत का वेट 1.2 kg से लेकर 1.5 kg लगभग इसका वेट होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है?
ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? तो सबसे पहले कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो है वो अग्नाशय से पेनक्रियास से स्रावित होता है। यहाँ से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं जो पाचक एंजाइम होते हैं। एक लाइपेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं और ट्रिप्सिन होते हैं। ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन के पाचन के लिए, एमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, एंड लाइपेज जो होते हैं वो फैट के डाइजेशन के लिए, वसा के पाचन के लिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड एक प्रोटीन के पाचन के लिए होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन ए जो दिया है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए तो एमाइलेज होता है, वसा पाचन के लिए लाइपेज होता है और प्रोटीन पाचन के लिए जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन पाचन के लिए जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बतलाइए यहाँ पे विच एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेज एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? वो स्टमक के अंदर पाया जाता है। स्टमक के अंदर पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर पूछता है कि प्रोटीन पाचन में हेल्प कौन करता है, तो आपको ट्रिप्सिन भी करता है, पेप्सिन भी करता है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपसे पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डाइजेशन करता है प्रोटीन का, तो ट्रिप्सिन करता है। और स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन करता है। अब यहाँ पे आता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है सलाइवा में। और ये लाइपेज आप लोगों को अभी बतलाया कि फैट के डाइजेशन के लिए, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? तो ये टाइलिन जो होता है ये एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। क्लियर है? इसके अलावा आपको जो सलाइवा है इसमें एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं यानी कि गार्ड सेल कहाँ पे पाई जाती है? जड़ में पाया जाता है, तना में, पत्तियां में या फिर फूल में? तो जो रक्षी कोशिकाएं होती है, जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये पत्तियां में पाई जाती है यानी कि इन द लीव्स में पाई जाती है। और पत्तियां जो होती है उसके त्वचा में मौजूद जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होता है, उसको दोनों ओर रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि रंध्रों को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। तो कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है, पत्तियां में पाई जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका। तो नर्व सेल होता है, तंत्रिका कोशिका जो होता है वो सबसे लंबी होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। और अगर जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल, तो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ओवम होता है यानी कि अंडाणु होता है। और अगर सबसे बड़े और एक जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो मानव शरीर का नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा कोशिका यहाँ पे होता है शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ओवम, उसी को बोलते हैं। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मादा जनन अंग में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय यानी कि ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस या फिर वेजाइना में। तो यहाँ पे पूछा है कि एम्ब्रायो जो होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? तो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में जो एम्ब्रायो होता है, भ्रूण है, उसका इम्प्लांटेशन होता है और वहीं पर उसका पूरा विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो अभी हम आपको बतलाएं कि मानव शरीर में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंड निषेचन कब होता है? जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु एंड अंडाणु जो होते हैं ओवम, इसका संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं। और ये जो है वो आपको फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक जगह होता है जहाँ पे एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला रीजन में होता है। एम्पुलर रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एंड यहाँ से आपका इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे? तो यूट्रस के अंदर, जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन है? तो प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो होता है वो लंग्स से शरीर के अन्य ऊतक होते हैं, सेल होते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करते हैं। एंड हीमोग्लोबिन के अंदर अगर जो तत्व की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की प्रक्रिया आपका जो है माउथ से ही शुरू होता है, यानी कि माउथ से ही, मुंह से ही इसका शुरू हो जाता है। एंड भोजन जो पाचन करता है वो माउथ से। एंड यहाँ पे आपको टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का आंशिक पाचन यहाँ पे करता है, कुछ पाचन करता है। एंड यहाँ से सलाइवा जो होता है, यहाँ से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, यानी कि आरबीसी का काम यहाँ पे क्या होता है। तो आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, लाल रक्त कोशिकाएं जो होता है इसका मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करने में ही हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सभी का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है, बतलाइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। बाइनरी फिजन, बडिंग द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। किस तरह से ईस्ट के अंदर यहाँ पे जनन देखने को मिलता है। तो आपको हम बतलाए हैं कि ईस्ट के अंदर जो है वो किसके द्वारा होता है, तो बडिंग के द्वारा। अगर आपको याद होगा, ईस्ट में जो होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके अलावा आपको हम बतलाए हैं कि एक आपको मुकुलम भी बतलाए हैं ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट में और हाइड्रा में, इन दोनों के अंदर आपको मुकुलन भी देखने को मिलता है। ईस्ट में और हाइड्रा में आपको यहाँ पे मुकुलन भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण किस में होता है। बीजाणु निर्माण किस में होता है यहाँ पे बतलाइए। अमीबा के अंदर, ईस्ट के अंदर, राइजोपस या फिर हाइड्रा। तो यहाँ पे बोला है कि बीजाणु का निर्माण किस में होता है। तो बीजाणु का निर्माण जो होता है वो राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस, एंड जो राइजोपस होता है एक ब्रेड मोल्ड में जो होता है वो अलैंगिक जनन बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है। स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, राइजोपस के अंदर होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें युग्मक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। जिसमें युग्मक बनते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। इसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, यानी कि ओवम बनते हैं, मादा युग्मक ओवम, एंड नर युग्मक जो बनते हैं वो स्पर्म। तो स्पर्म एंड ओवम दोनों बनते हैं, वो किस में बनते हैं, तो लैंगिक जनन में बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अलैंगिक जनन में कोई भी यहाँ पे युग्मक की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें वन पेरेंट्स भी हो सकता है, एंड एक पेरेंट से ही यहाँ पे न्यू जनरेशन यहाँ पे तैयार हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसमें एसेक्सुअल वो होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होता है, जिसमें एक नर युग्मक यानी स्पर्म एंड मादा युग्मक ओवम का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो ये तो आप लोगों को हम बतला चुके कि यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुरुष हार्मोन क्या है। मेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पे जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है जो कि मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन होता है, जो कि वृषण यानी कि टेस्टिंग के एलईडी कोशिकाओं से स्रावित होती है। बाकी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन है, यानी कि मादा हार्मोन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि होती है उस सामान्यतः 28 डेज होता है, 28 दिन होता है, 28 डेज होता है सामान्यतः। क्लियर है। एंड इसमें जो ओव्यूलेशन फेज होता है, ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन होता है, यानी कि अंड उत्सर्ग जो होते हैं वो 14वें दिन होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए, डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, एंड बोथ या फिर नन। तो जो गर्भ निरोधक होते हैं जैसे कि
कौन कौन, जैसे कि आपका कॉपर टी पता होगा, कॉपर टी, इसके अलावा आपको पता होगा ओरल पिल्स, बहुत सारे ओरल दवाइयाँ होते हैं। इसके अलावा आपको एक बैरियर मेथड में आप अगर पढ़ाई किए होंगे तो आपको एक कंडम एग्जाम्पल में मिला होगा। ये सब जो होते हैं वो आपका क्या क्या है, तो ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है एंड डिजीज़ से भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गर्भ निरोधक होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो डिजीज़ से भी प्रिवेंट नहीं करते हैं, कुछ कुछ होते हैं, बाकी जो मैक्सिमम होते हैं वो गर्भ निरोधक जो होते हैं वो प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट करते हैं, डिजीज़ से भी प्रिवेंट करते हैं, दोनों से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्न में से कौन गर्भ निरोधक उपाय है। तो अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि गर्भ निरोधक में आपका आ जाएगा कॉन्डम आ जाएगा, कॉपर टी आ जाएगा एंड ओरल पिल्स, ये तीनों आ जाएगा आपका किस में, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भ्रूण का पोषण कौन देता है, यानी कि हु प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो होता है यानी कि भ्रूण होता है उसको पोषण कौन प्रदान करता है, किसके थ्रू वहाँ पे उसको जाता है पोषण न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा, ओवरी, यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब, तो उसके अंदर जो जाता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो माँ के शरीर से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थ जो होते हैं उसका परिवहन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, यौन संचारित रोग कौन है। एड्स हो जाएगा, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यौन संचारित रोग में आपका आ जाएगा एड्स भी आ जाएगा जो कि HIV विषाणु से होता है, गोनोरिया भी आ जाएगा जो कि एक बैक्टीरिया से होता है एंड सिफिलिस भी हो जाएगा, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड ये तीनों जो है वो यौन संचारित यानी कि STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पॉलिनेशन होता है वो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, फर्टिलाइजेशन, सीड्स फॉर्मेशन या फल निर्माण। तो ये परागण जो होता है वो परागकण का वर्तिकाग्र का पर स्थानांतरण होता है, उसी को बोलते हैं परागण। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है और एक पर परागण होता है। स्वपरागण और पर परागण, पर परागण में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का मुख्य लाभ क्या होता है, तो पर परागण में होता है क्या, तो पर परागण में जैसे कि दो अलग अलग पौधे होते हैं उसका आनुवांशिक गुण मिलते हैं जिसमें नई पौधे का आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे पौधा है, एक यहाँ पे है। पर परागण में यहाँ से यहाँ तक का परागण होता है, इसका परागण होता है एक पुष्प से एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच, तो इसको पर परागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें जो होता है विविधता उत्पन्न होता है। लेकिन अगर जो आपको स्वपरागण की बात करते हैं तो स्वपरागण जो है वो एक ही फूल में परागण हो जाते हैं, यानी कि पॉलन ट्रांसफ़र विद इन सेम फ्लावर के अंदर इसमें पॉलन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें जो है वो विविधता कम देखने को मिलता है, इसमें कम विविधता देखने को मिलता है, कम विविधता इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी हम आप लोगों को बतलाएं कि प्लेसेंटा क्या कार्य करता है, न्यूट्रिशन देने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में एंड रिमूव जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुनरुद्ध भवन का उदाहरण किस में देखा जा सकता है। तो पुनरुद्ध भवन में आपको क्या बतलाए थे, एक पुनरुद्ध भवन में एक यहाँ पे जीव है जिसको अगर 3 भागों में काटते हैं, 4 भागों में काटते हैं तो ये चारों के चारों भाग एक पूर्ण अपना फिर से बॉडी निर्माण कर लेगा, जीव का निर्माण यहाँ पे कर लेगा। तो ये जो देखने को आपको मिलता है वो प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। फ्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगा पुनरुद्ध भवन, नाम से ही पता चलता है रीजनरेशन, यानी ये अपना जनरेशन खुद से कर लेता है। एंड हाइड्रा में भी कुछ कुछ इसमें क्षमता होती है जो कि शरीर को काट देने पे वो नए भाग में विकसित कर लेता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने वाला संवेदी ग्राही कहलाते हैं। तो स्वाद का पता लगाने वाला जो संवेदी ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घ्राण ग्राही, स्वाद कलिकाएँ, प्रकाश ग्राही या स्पर्श ग्राही। तो स्वाद का पता लगाते हैं और स्वाद ग्राही कहलाते हैं, टेस्ट बड्स कहलाते हैं।
स्वाद कलिकाएं कहलाते हैं। और आपके एग्जाम में एक आया था कि गंध का पता लगाने के लिए गंध का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो गंध का पता घ्राणग्राही लगाता है, यानी कि ओल्फैक्टरी। ये जो है ये किसका पता लगाता है, गंध का। और ये जो स्वाद कलिकाएं जो है ये स्वाद का पता लगाता है, स्वाद का पता लगाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को भी याद रखना है, ओल्फैक्टरी को भी याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लसिका जो है लिम्फ का एक प्रमुख कार्य क्या है, लिम्फ का एक प्रमुख कार्य क्या है, लसिका का एक प्रमुख कार्य क्या है, तो केवल ऑक्सीजन परिवहन, ऊतक द्रव को रक्त में वापस पहुंचाना, या सेल बनाना, या फिर मूत्र बनाना। क्या कार्य होता है प्लाज्मा का, लिम्फ का यहाँ बोला है, लिम्फ का। लसिका का क्या काम होता है, तो लसिका का जो काम होता है वो ऊतक द्रव को रक्त में वापस पहुँचाना। एंड जो लसिका होता है वह एक रंगहीन द्रव होता है, यह एक रंगहीन द्रव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त में प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, 50%, 70%, 90 या फिर 99%। तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा का कितना प्रतिशत यहाँ पे बोला है, तो देखिए यहाँ पे ब्लड जो होता है, रक्त होता है, इसके अंदर अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो एक आपको कॉम्पोजिशन यहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिलेगा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा जो कि लगभग 55% होता है। और दूसरा आपको ब्लड सेल देखने को मिलेगा, ब्लड सेल जो कि 45% होता है। और इसके अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। एंड प्लाज्मा के अंदर आपको वाटर देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स एंड अदर सोल्यूट देखने को मिलेगा। तो यही पूछा है कि प्लाज्मा के अंदर जो जल का प्रतिशत होता है वह कितना है। तो सबसे पहले कि जो प्लाज्मा है इसके टोटल जो ब्लड का होता है 55% होता है। और इसका भी आपका 90% जो होता है और जल होता है, 90%, 90 से 92% लगभग होता है और जल होता है। बाकी 8 से 10% प्रोटीन और जो भी अदर सोल्यूट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो जो रक्त होता है वह एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक एटीपी अणु के एटीपी से यहाँ पे बनता है एडीपी प्लस पाई में टूटने पर लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आप लोगों को बतला है 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म आनुवांशिक विविधता जेनेटिक वेरिएशन का मुख्य कारण है। तो जेनेटिक वेरिएशन का जो मुख्य कारण है वो कौन है, माइटोसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या फिर बर्डिंग है। तो यहाँ पे आनुवांशिक विविधता का जो मुख्य कारण है वो कौन हो जाएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसमें आपको विविधता देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग 2 पेरेंट्स इसमें भाग लेते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, मियोसिस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जिससे आनुवांशिकता विविधता आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर ओनली या फिर बोथ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बोला है लिंग निर्धारण, तो एक्स होता है फीमेल का यानी कि मदर का, एंड एक्स वाई जो होते हैं वो फादर का होते हैं। तो लिंग निर्धारण का काम यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होते हैं फादर का, वो लिंग निर्धारण का यहाँ पे काम करता है। तो वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुत्र या पुत्री होना किस पे निर्भर करता है, तो वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर के ऊपर, फादर पे, पिता पे निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, यहाँ पे रूट हेयर, मूलरोम, तना या फिर फूल। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और रंध्र कहाँ पे होता है, तो पौधे में मौजूद जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। एंड इसी के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और यहाँ पे 2 और क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जल और खनिज का परिवहन जो करता है वो जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम करता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस सिद्धांत से संबंधित है। सर्वाइवल
ऑफ द फिटेस्ट किस सिद्धांत से संबंधित है? बतलाइए यहाँ पे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो डार्विनिज्म के सिद्धांत पे आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। एंड इसमें जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यता के उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन जो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि विकासवाद यानी कि थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन जो दिए थे वो डार्विन दिए थे, डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया है, डार्विन ने जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। एंड इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड, किसके कारण होता है? तो यहाँ पे बोला है कि पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि, तो प्रकाश की ओर वृद्धि जो है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ऑप्शन ए। एंड ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रकाश से दूर वाले भाग में इकट्ठा होकर कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है और तना जो है वो प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसके अलावा और भी होता है, तो जिब्रेलिन जो होता है एक किस में हेल्प करता है? तो ये तने की लंबाई में हेल्प करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तने की लंबाई में कौन वृद्धि करता है तो जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो ये कोशिका का विभाजन में हेल्प करता है, कोशिका का विभाजन। एंड एब्सिसिक एसिड तो ये जो है एक वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम या फिर थैलेमस। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इसमें पूछा है, तो जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है यानी कि प्रमस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क होता है। एंड जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि बुद्धि हो गया, माइंड, स्मृति या फिर सोचने समझने का केंद्र है। एंड ये जो होता है लगभग 2/3 भाग होता है पूरे ब्रेन का, 2/3 भाग होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो जो ब्लड का थक्का बनाता है वो कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट्स करता है। और प्लेटलेट जो है वो रक्तस्राव वाले स्थान पर थक्का बनाकर खून के बहाव को रोक देता है। और इसमें जो विटामिन के और कैल्शियम की भूमिका जो होती है, इसमें जो प्लेटलेट्स होता है ब्लड का क्लॉट करने में विटामिन के और कैल्शियम की भी भूमिका होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या फिर कीरोटिन। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए आवश्यक जो आपके पास वर्णक होना चाहिए वो क्लोरोफिल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। एंड क्लोरोफिल के अंदर एक धातु होता है जो मैग्नीशियम धातु होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु होता है, आपको इसको भी याद रखना है। एंड क्लोरोफिल जो है वो हरा वर्णक है जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियाँ हरी और ताज़ी रहती है? तो आपको हम अभी बतलाए थे कि कोशिका विभाजन में कौन सा हेल्प करता है, तो आपको साइटोकाइनिन बतलाए थे जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो कोशिका विभाजन प्रॉपर होता रहता है तो साइटोकाइनिन के कारण, और साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है जिससे कि पत्तियाँ में क्लोरोफिल के विनाश को रोककर उसका जो बुढ़ापे को विलंबित कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो गैस के रूप में यहाँ पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो गैस के रूप में एकमात्र हार्मोन है जो कि एथिलीन पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। एंड ये जो है वो मुख्य रूप से फलों को पकाने में कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है, यानी कि विच ऑफ द डीज हार्मोन प्रोड्यूस मिल्क, यानी कि मिल्क का प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो FSH है, LH, TSH या फिर प्रोलैक्टिन। तो जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। एंड प्रोलैक्टिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एंड ये जो है वो स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण के लिए प्रेरित करता है। एंड इजेक्शन का जो कार्य करता है, दूध निष्कासन का जो कार्य करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी में, सेरिब्रम में, स्पाइनल कॉर्ड या फिर हाइपोथैलेमस में। तो जो शरीर का तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है।
हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का एक भाग होता है जिससे शरीर का थर्मोस्टेट भी कहते हैं, जो कि भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का पहला नियम क्या है। तो मेंडल का जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी कि प्रभाविता का नियम है। अगर दूसरा नियम की बात करते हैं, मेंडल का पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। एंड तीसरा नियम जो है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि स्वतंत्र अपविवन का नियम, ये तीसरा नियम है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम किससे संबंधित है। मेंडल के नियम किससे संबंधित है, इवैल्यूएशन से, हेरिडिटी से, रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से। तो ये जो है वो आनुवांशिकता से संबंधित है, हेरिडिटी से संबंधित है। मेंडल का जो नियम है वो आनुवांशिकता से संबंधित है और मेंडल को आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे बतलाइए। तो जीन जो पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम। कहाँ पे जीन पाए जाते हैं। तो जीन जो पाए जाते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एंड जीन जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में स्थित क्रोमोसोम पे एक क्रम में स्थित होता है जो डीएनए का कार्यात्मक टुकड़ा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होता है। अगर पेयर में बात करते हैं तो 23 पेयर होते हैं, जिसमें से आपका 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 पेयर्स आपका क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। एंड 1 पेयर जो होते हैं आपका, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एक एक्स और वाई यहाँ पे होते हैं 1 पेयर क्रोमोसोम। तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, 46 होते हैं टोटल मिलाकर ओवरऑल। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। आप लोगों का इस तरह से बायोलॉजी का कंप्लीट हुआ रिवीजन। तो अब आप लोगों को अगले क्लास में हम केमिस्ट्री का लेकर आने वाले हैं। तो आप लोगों का काम है कि चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मुकुलन किसमें देखने को मिलता है। मुकुलन किसमें देखने को मिलता है। हम आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बतलाएं और दोनों एग्जाम्पल का आपको कमेंट करके बतलाना है कि मुकुलन कौन कौन से 2 है जिसमें आपको देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।